बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे झांसी की महारानी रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई के नाम से अंग्रेज थर थर कांपते थे। सन 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई जी ने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए थे। दोस्तों, आइए जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई की हिम्मत, शौर्य, देशभक्ति और पराक्रम की अनूठी गाथा को। 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी बाई के घर एक बच्ची का जन्म होता है। इस बच्ची का नाम मणिकर्णिका रखा जाता है। बच्ची के मुख पर एक अलग ही प्रकार का तेज और लालिमा बिखरी हुई थी। घर वाले इन्हें मनु कहकर बुलाया करते थे। यही छबीली मनु आगे चलकर पूरी दुनिया में महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। दोस्तों, जब ये 4 साल की थी तभी इनकी माँ का निधन हो जाता है। इनके सिर से उनका साया उठ जाता है। इसके बाद पिता मोरोपंत ने ही लक्ष्मीबाई को माता और पिता दोनों का स्नेह दिया। मोरोपंत ने बचपन से ही इनकी प्रतिभा और साहस को पहचान लिया था। इसीलिए उन्होंने मनु को पढ़ाई के साथ साथ युद्ध कौशल भी सिखाया। देखते ही देखते मनु घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में पारंगत हो गई और कुशल वीरांगना के रूप में सबके समक्ष आई। मनु के बचपन में नाना साहेब उनके दोस्त हुआ करते थे। हालांकि नाना साहेब उम्र में मनु से लगभग 10 वर्ष बड़े थे। नाना और मनु के साथ एक और शख्स का नाम हमेशा आता है। ये शख्स तात्या टोपे थे। मनु, नाना साहब और तात्या टोपे बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहा करते थे और आगे एक दूसरे के साथ ही खेलते खेलते युद्ध की प्रतियोगिताओं तक साथ में हिस्सा लिया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने आज़ादी के लिए 1857 में जब पहली जंग लड़ी तब भी इन दोनों योद्धाओं ने उनका पूरा सहयोग किया था। अभी मनु 13 या 14 साल की ही रही होंगी तब तक इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से करवा दिया गया। 1877 में 16 साल के रविंद्रनाथ टैगोर ने झांसी की रानी पर एक लेख लिखा, झांसी रानी। इसमें उन्होंने बताया कि लक्ष्मीबाई इरादे की बहुत पक्की और बेहद शक्तिशाली थी। कुछ सालों बाद विनायक दामोदर सावरकर ने भी रानी लक्ष्मीबाई पर लेख लिखे। 20 के दशक में सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी पर एक लंबी कविता लिखी थी। सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की एक रेजिमेंट का नाम रानी झांसी रेजिमेंट रखा था। नेताजी रानी लक्ष्मीबाई को भारतीय वीरता का सबसे बड़ा उदाहरण मानते थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था कि 1857 में सबसे ज़्यादा नाम लक्ष्मीबाई ने कमाया था। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने वीरता और शौर्य की एक अलग ही परिभाषा लिखी। उनके शौर्य को देखकर पूरी अंग्रेजी सत्ता हिल गई। 18वीं सदी आते आते अंग्रेजों की पकड़ भारत पर मजबूत होती जा रही थी। भारत के अलग अलग राज्यों में राज कर रहे कई राजाओं ने पहले ही अंग्रेजी सत्ता को स्वीकार कर लिया था, लेकिन किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि दिल्ली तक पर शासन कर चुके अंग्रेजों को एक छोटे से राज्य झांसी की रानी चुनौती दे सकेंगी। अंग्रेजों की ताकतवर सेना के सामने झुकते हुए झांसी को अंग्रेजों के हवाले करने के बजाय अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देना ठीक समझा। इस तरह झांसी की रानी पहली महिला शासिका बनी जिन्होंने अंग्रेजों को जबरदस्त टक्कर दी। लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव का एक पुत्र हुआ जिसका नाम
दामोदर राव रखा गया, लेकिन जन्म के 4 महीने के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। इससे गंगाधर राव बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने और महारानी ने मिलकर एक बच्चे को गोद ले लिया और उसका नाम भी दामोदर राव रखा। वर्ष 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद झांसी का पूरा कारभार महारानी लक्ष्मीबाई पर आ जाता है। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति बनाई, जिसके अनुसार अगर किसी भी राजा की कोई खुद की संतान नहीं है तो उसका राज्य ब्रिटिश सरकार के पास चला जाता था। 16 मार्च 1854 को अंग्रेजों ने झांसी को अपने कब्जे में लेने के लिए एक पत्र भेजा, जिसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई अपना महल छोड़कर एक 3 मंजिला हवेली रानी महल में रहने लगी। 1853 से 1857 तक झांसी की रानी ने अंग्रेजों को बातचीत से मनाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद 1857 का भीषण क्रांतिकारी युद्ध होता है। युद्ध से कई दिनों पहले ही अंग्रेजों ने झांसी के महल को कई सैनिकों के साथ चारों ओर से घेर रखा था और महल से आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी, जिस कारण झांसी की रानी के पास ना तो अपनी सेना ना ही अधिक मात्रा में कोई हथियार थे। लेकिन इससे उनका मनोबल बिल्कुल भी नहीं टूटा। उन्होंने एक छोटी सी सेना के साथ कुछ हथियारों को लेकर इस जंग के लिए आगे बढ़ी। इस जंग की पूरी तरह से शुरुआत 1858 में प्रारंभ होती है, जब अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई की सेना पर अपने आधुनिक हथियार और बंदूकों से हमला किया। क्योंकि लक्ष्मीबाई की सेना ज़्यादा बड़ी नहीं थी और उनके पास आधुनिक हथियार भी नहीं थे, इसलिए वे युद्ध में ज़्यादा देर टिक न सके। देश के वीर रस के बड़े कवि रामकिशोर तिवारी जी युद्ध का वर्णन करते हुए उनके बारे में लिखते हैं कि समर के बीच मानो बिजली चमक गई, चारों ओर तेजपुंज राशि छितराई है। समर के बीच मानो बिजली चमक गई, चारों ओर तेजपुंज राशि छितराई है। साथ में अनेक भट्ट महाभट्ट बलवान, लग रहा पूरी झांसी साथ साथ आई है। लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में अपने गोद लिए बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर उतर गईं। ये युद्ध लंबा चला और अंततः 18 जून 1858 के दिन लक्ष्मीबाई पूरी तरह से अंग्रेजी सैनिकों से घिर गईं। लक्ष्मीबाई अकेली थी, लेकिन ब्रिटिश सेना कई दर्जनों की संख्या में थी। इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया। इस लड़ाई में लक्ष्मीबाई बुरी तरह से घायल हो गई थी। उनके शरीर पर तलवार के गहरे घावों के साथ साथ गोलियां भी लगी थी। अब तक लक्ष्मीबाई ये समझ चुकी थी कि इस युद्ध को अभी नहीं जीता जा सकता, इसीलिए के लिए यही अच्छा होगा कि यहाँ से निकला जाए। अंग्रेजों को चकमा देकर वो जंगल की ओर जाने लगी। उनका बेटा दामोदर भी उनके साथ ही था। जंगल में आगे कुछ ही दूरी बढ़ने के बाद एक घाटी आ गई। घाटी बड़ी होने के कारण लक्ष्मीबाई से पार नहीं कर पाई। लक्ष्मीबाई अभी इस घाटी को पार करने के लिए सोच ही रही थी कि तब तक पीछे से एक अंग्रेज ने छिपकर लक्ष्मीबाई के सिर पर एक तेज वार कर दिया। लक्ष्मीबाई जब तक कुछ समझ पाती तब तक तलवार लक्ष्मीबाई के सिर के अंदर तक जा चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने बाएं हाथ की तलवार से उस अंग्रेज सैनिक पर हमला कर उसे घायल कर दिया। लेकिन इस समय लक्ष्मीबाई बहुत घायल हो चुकी थी। उनके सिर से खून उनकी आंखों में जाने लगा था, जिससे वो अब ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। इस कारण वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाती हैं। तभी वहाँ लक्ष्मीबाई के कुछ बचे हुए सैनिक पहुँचते हैं। उन्होंने लक्ष्मीबाई को उठाया और पास के एक मंदिर में ले गए। इस समय तक लक्ष्मीबाई की सांसें चल रही थी। उनकी एक आंख पूरी तरह से बंद हो चुकी थी और खून से भरी हुई थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी एक आंख खोली और लड़खड़ाती हुई जुबान से अपने सैनिक से कहा
कि तुम मेरे बेटे दामोदर की रक्षा करना। उन्होंने अपने अंतिम समय में अपने सैनिकों से कहा कि मेरा शरीर अंग्रेजों को नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। लक्ष्मीबाई की अंतिम इच्छा का मान रखते हुए उनके सैनिकों ने शरीर को मंदिर के पास मौजूद एक जगह पर लकड़ियों को इकट्ठा करके जल्दी से उनका दाह संस्कार कर दिया। अंग्रेजों को जब तक पता चलता कि घायल लक्ष्मीबाई को उनके सैनिक मंदिर ले गए हैं, तब तक उनके सैनिकों ने उनका दाह संस्कार कर दिया था। इस तरह लक्ष्मीबाई ना तो जीते जी और ना ही मृत्यु के पश्चात कभी अंग्रेजों के हाथ आई। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? आपको लक्ष्मीबाई की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जब सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।